मेहुल, शादी के बाद जो मेरे घर से सामान आया था वो मैं कहाँ रखवाऊँ? इस घर में तो मुझे कोई जगह ही समझ में नहीं आ रही। इशिता की बात सुनकर उसकी सास उसके पास जाती है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। देख बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो इसलिए तू अपने मायके से आया हुआ सामान ना इस घर में सजा दे। लेकिन मम्मी जी, जो बाकी का सामान है वो कहाँ जाएगा? अरे बेटा, तू चिंता मत कर। रसोई कितनी बड़ी है, मैं अपना बाकी का सामान ना रसोई में शिफ्ट कर लेती हूँ। तू अपना सामान मेरे कमरे में रख ले। अब इतनी बड़ी कमरे जितनी रसोई, किसी काम तो आए भला। इशिता के घर से आया हुआ सामान रखने के लिए जगह बनाने के लिए इशिता की सास अपनी पुरानी अलमारी और सिंगल बेड लाकर रसोई में रख देती है। ये सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब मैं खाना कहाँ लगाऊं? डाइनिंग टेबल तो किचन में है ही नहीं। अरे बहू, तू चिंता क्यों कर रही है? घर में ना थोड़ी जगह बनाने के लिए मैंने डाइनिंग टेबल तेरी शादी से पहले ही बेच दिया था। है? तो फिर सब खाना कैसे खाएंगे मम्मी जी? अरे वो सेंटर टेबल है ना, तू ऐसा कर, सारा खाना ड्राइंग रूम में ले आ और वहीं सेंटर टेबल लगा दे। हम सब तो खाना सोफे पर बैठकर ही खा लिया करेंगे। अरे क्या जरूरत है डाइनिंग टेबल और सोफा अलग अलग रखने की? जब घर में जगह थोड़ी कम हो ना, तो कम में गुजारा कर लेना चाहिए, जैसा कि उसकी सास ने कहा था। इशिता सबके लिए ड्राइंग रूम में खाना लगाने लगती है। बार बार किचन में जाकर थाली में खाना लगाना और फिर उसे सेंटर टेबल पर लाकर रखना इशिता को बड़ा उलझन का काम नजर आ रहा था। इसीलिए इस झंझट से बचने के लिए कुछ दिन बाद वो खाना बनाने के बाद कुकर, कढ़ाई और बर्तन लेकर सब कुछ लाकर वहीं पे सेंटर टेबल पर रखना शुरू कर देती है। माँ जी आइए, सब लोग खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन ये तूने क्या किया? पूरे हॉल को किचन बना दिया। पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन ही बर्तन नजर आ रहे हैं। हम लोग बैठेंगे कहाँ? आप सोफे पर बैठिए ना, बर्तनों पर ध्यान मत दीजिए माँ जी। वो क्या है ना, बार बार रसोई में जाकर कभी कटोरी, कभी चम्मच, कभी ग्लास, कुछ ना कुछ लाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहुत दौड़ भाग हो रही थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने के बाद सब कुछ एक ही बार में लाकर यहाँ ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, ताकि सबको सुकून से खाना खिला सकूं। हालांकि ये बात उसकी सास को पसंद नहीं आती, लेकिन वो समझती थी घर थोड़ा छोटा है, इसलिए बहू को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब से इशिता ने अपना सामान रसोई में रखा था, तब से इशिता को बर्तन और बाकी का सामान रखने में भी रसोई में दिक्कत आने लगी। इशिता सबका खाना लगा रही थी कि तभी श्वेता इशिता से कहती है, अरे बेटा देखो तो, ऐसा लग रहा है बाहर बारिश होने लगी है, जाओ जरा छत से कपड़े उतार लो। सास की बात सुनकर बहू इशिता सबको खाना निकाल कर देने के बाद छत पर जाकर कपड़े उतारने लगती है। अचानक ही दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे बहन जी, यहाँ से गुजरने लगे थे, अचानक बारिश होने लगी तो याद आया कि आपका घर तो इसी सोसाइटी में है। सोचा जब तक बारिश रुके तब तक आपके यहाँ बैठ लेती हूँ। अरे बहुत अच्छा सोचा बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी, बैठूंगी तो तब ना जब आपके कमरे में बैठने की जगह होगी। चारों तरफ बर्तन, खाना, कढ़ाई, कुकर, क्या बात है, आजकल आप लोग खाना यहाँ ड्राइंग रूम में बनाने लगे हैं क्या? रसोई किराए पर दे दी है क्या किसी को? सहेली का पता। श्वेता बहुत अच्छे से समझ रही थी। थोड़ा हंसते हुए श्वेता अपनी सहेली को जवाब देती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहू खाना परोसी रही थी कि अचानक बारिश आ गई और वो कपड़े उतारने गई और बर्तन यहीं छोड़ गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद श्वेता अपनी बहू को बुलाती है। बहू, इस तरह पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन, कुकर, कढ़ाई फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखा तूने, आज अचानक मेहमान आ गए और उनके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रसोई में अलमारी और बेड रखने के बजाय आपको वहाँ पर रखने के लिए डाइनिंग टेबल खरीदना चाहिए था ना, ताकि सब लोग आराम से बैठकर वहाँ खाना खा सकें। और ड्राइंग रूम मेहमानों के बैठने के लिए खाली रखा जा सकता है। अच्छा, एक तो मैंने तेरा सामान रखने के लिए इतने वर्षों पहले इतना प्यार से खरीदा हुआ सामान हटाकर रसोई में रख दिया, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। अब तू क्या चाहती है कि मैं अपनी 30 साल पुरानी अलमारी, अपनी शादी का बेड उठाकर ये सब कुछ बाहर फेंक दूं? दोनों सास बहू में बहस हो रही थी कि तभी मेहुल की बुआ वहां आ जाती है। पहले तो वो अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो देखती है कि दोनों सास बहू झगड़ने में व्यस्त है।
उन्हें झगड़ते हुए देखकर बुआ उनसे झगड़ने का कारण पूछती है। दोनों सास बहू अपनी अपनी समस्या बुआ जी को सुनाने लगती हैं। देखो भाभी, आपकी बात भी सही है, लेकिन बहू भी कुछ गलत नहीं कह रही। अरे भाई, सेंटर टेबल में खाना लगवा के खाओगे तो मेहमानों को बैठने की जगह कहाँ बचेगी। अरे भाई, घर का हुलिया बिगाड़ने से तो अच्छा है कि आप लोग छत पर एक कमरा बनवा लेते, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बुआ की बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजी आप। अगर मेहुल के पापा पैसे नहीं भी देंगे ना, तो फिर भी मैंने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। उन्हीं पैसों से कमरा बनवा लूंगी ऊपर। लेकिन अब इस कलेश की जड़ को खत्म करना ही होगा। ऊपर के कमरे में अपना सारा सामान रखवा दूंगी और फिर इस रसोई के लिए बढ़िया सी डाइनिंग टेबल खरीदूंगी, जिस पर बैठकर हम आराम से खाना खाएंगे। कुछ ही दिन बाद श्वेता ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा बनवा लेती है, जिसके बाद उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। नंदिनी और मेनका दोनों देवरानी जेठानी थे। नंदिनी उम्र में मेनका से 5 साल बड़ी थी। यूं तो मेनका देवरानी थी, लेकिन किसी से भी छोटा या कमतर महसूस करना उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। इसलिए बड़ापन झाड़ने के लिए वह झूठी सच्ची बातें करती रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद मेनका की सहेली उसे फोन करती है। अरे यार, तेरी तो आदत है ना हमेशा टीम लीडर बनने की, अब क्या करेगी? ससुराल में तो तेरी टीम लीडर जेठानी जी हो गई। हाँ, अब तो उम्र भर उन्हीं के इशारों पे ही नाचना पड़ेगा तुझे। अरे रीतू रानी, जो किसी के इशारों पे नाचे उसका नाम मेनका नहीं होता। अरे भाई, जेठानी होने से क्या होता है? तू बस देखती जा, सिक्का तो यहाँ भी मेरा ही चलेगा। नंदिनी भाभी जैसे टीम लीडर को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। क्या बात कर रही है यार, वो तेरी जेठानी है, उनके बारे में ऐसी बात मत बोल। तू मान या ना मान, ससुराल में तो तेरी सीनियर वही है। बेटा, ससुराल में ना जमने के लिए जेठानियों की ही मदद लगती है। देख, घर गृहस्थी सीखने में ये जेठानियां ना बड़ी काम आती हैं। और एक मुफ्त की सलाह दूं तुझे, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। इसलिए चुपचाप भाभी को अपनी गुरु मानकर ज्ञान लेना शुरू कर दे, जीवन सरल हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझसे, जेठानी को तो मैं पहले ही अपनी मुट्ठी में कर चुकी हूँ। अब मैं उनसे जो कहूंगी वो वही करेंगी। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो तू मेरे ससुराल आ जा। अरे मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आएगी मेरी जेठानी। मेरी एक आवाज पर सूखे पत्ते की तरह कांपती है वो। अरे यार, तू अब इतना खुला चैलेंज मत दे, नहीं तो फिर तेरे ससुराल आके देखना ही पड़ेगा कि आखिर तूने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है कि जेठानी तेरी जेब में आ गई। देख, अगर सच में कोई सीक्रेट है ना जेठानियों को काबू करने का, तो मुझे भी बता दे, क्योंकि मैं अपनी जेठानी से बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है तब से सासू माँ से ज्यादा तो जेठानी मेरे ऊपर हुक्म चला रही है। लेकिन क्या करें भाई, जेठानियों की नौकरी तो बजानी पड़ती है। सास का भी ना पूरा सपोर्ट रहता है मेरी जेठानी को। ठीक है, अब तो बुला रही है ना, तो इस संडे को मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देखूंगी तेरी बात में कोई सच्चाई है या खुद ही हवा में बातें कर रही है। सहेली के सामने लंबी लंबी डींगे हाँकने के बाद मेनका बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। अब क्या करूं? और जेठानी जी भला मेरी बात क्यों मानेंगी? कहीं ऐसा ना हो कि सहेली के सामने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में सारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए। अगले दिन, अरे मेनका, ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं नहीं, तबीयत की बात नहीं है, वो तो एकदम फिटफाट है। बस रात में सो नहीं पाई, उसी के कारण चेहरे पर सूजन दिख रही है। अरे भाई, रात को क्यों नहीं सो रही हो तुम? ख्याल रखो अपना, अभी भी थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रही हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? नई नई शादी में ऐसी क्या चिंता सता रही है तुम्हें? मेनका जेठानी के पैर पकड़कर कहती है। भाभी, मैं इसलिए परेशान है क्योंकि कल मुझसे मेरी सहेलियां मिलने आने वाली हैं। अरे तो ये तो बहुत खुशी की बात है, उसमें इस तरह रिएक्ट करने जैसे क्या बात है? भाभी, मैंने अपनी सहेलियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी गप मारी है कि मेरी और मेरी जेठानी की बहुत अच्छे से जमती है, इसलिए जब कोई रिश्तेदार आता है तो मेरी जेठानी रसोई की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। चाय नाश्ता खाना सब टाइम से मिल जाता है मेहमानों को। मुझे तो कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ती। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या कहूंगी? प्लीज भाभी, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप मदद करेंगी ना? अरे, तो वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना, कि तुम्हारी सहेलियों के लिए बस चाय नाश्ता बनाना है, इतनी सी ही बात है ना? जी भाभी। अरे तो ठीक है, बना दूंगी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? चलो उठो मेरे पैरों पर से।
भाभी, मैं सच कह रही हूँ, आप औरत नहीं हो। अरे आप तो औरत ही नहीं हो, आप तो त्याग की मूर्ति हो, बलिदान का दूसरा नाम हो आप। अरे बस 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 भाई, मैं हो गई कन्विंस। इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। रविवार के दिन, भाभी आपको याद है ना, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं। प्लीज अच्छा सा स्नैक्स, चाय और कॉफी बनाकर सर्व कर दीजिएगा। आप कर दोगी ना प्लीज? हाँ बाबा कर दूंगी, लेकिन फिर से मेरे पैर पकड़ने मत लग जाना। कर दूंगी। मेनका की सहेली रीतु उसके ससुराल आती है। अरे यार बस जल्दी से बढ़िया सी चाय बनवा दे, पहले ही तेरे घर पहुंचते पहुंचते बहुत थकान हो गई है। अरे क्यों चिंता कर रही है, अभी मैं अपनी जेठानी को आवाज लगाती हूँ, तुरंत भागती हुई आएंगी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर। अच्छा, हमें भी तो दिखा तूने जेठानी को कैसे काबू में किया हुआ है। मेनका अपनी जेठानी को आवाज लगाती है। भाभी, मेरी सहेलियां आई हैं, थक गई हैं, चाय नाश्ता लगा दोगी? अरे आ गई तुम्हारी सहेलियां। कैसे हो तुम लोग, सब ठीक है ना? यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी भाभी, सब अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताइए आप कैसी हैं? मेनका आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सहेलियों को बिठाकर मेनका रसोई में जेठानी के पास चली जाती है। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहली बार तुम्हारी सहेली आई है, तुम जाओ उनके साथ बैठो, मैं लाती हूँ ना बना के नाश्ता। मेनका आकर अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और जेठानी अकेली ही रसोई में नाश्ता और चाय तैयार करने लग जाती है। ऐसा करती हूँ, नाश्ते में एक दो डिश और बना देती हूँ, खुश हो जाएंगी बेचारी। इन्हें पैर पकड़ कर विनती कर रही थी, अब बस अगर चाय पकौड़ा लेकर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ, चीज रोल भी बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे। देवरानी को प्यार दिखाने के लिए जेठानी पकोड़े और चीज रोल बनाकर मेनका के पास ले जाती है। ये लो मेनका, आराम से खाओ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। अरे भाभी आप भी आइए, बैठिए ना हमारे पास। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। देवरानी को उसकी सहेलियों के पास छोड़कर नंदनी किचन में चली जाती है। मेनका की सहेलियां चली जाएंगी तब पूछूंगी, नाश्ता कैसा लगा? ये लोग तो बिना कुछ बोले चुपचाप खा रही हैं। तो फिर कैसा लगा मेरा जादू? अरे भाई हम हैं, समझी तुम लोग? कहा था ना, नंदनी जैसी को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। अब तो मानना ही पड़ेगा, भाई साबित करके दिखा दिया तुमने तो। अच्छा एक बात बता, इतनी आसानी से तो तू बोतल में आई नहीं होगी, फिर तूने किया क्या? देखो, इतनी आसानी से कोई भी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आता। अगर किसी को भी अपनी मुट्ठी में करना हो तो सबसे पहले उसकी दो चार कमजोरियों का पता करो और फिर उन कमजोरियों का नाम लेकर उससे चाहे जो भी करवा लो। हंसते हंसते कर देगा। अरे यार, तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी पहुंची हुई चीज है। अरे बस, मेरे साथ रहोगी ना तो ऐसे ही ऐश करोगी, और भी कुछ सीखना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। सहेलियों के जाने के बाद मेनका फिर से जेठानी के पैर पकड़ लेती है। थैंक यू सो मच भाभी, सच में आपने सब कुछ इतना टेस्टी बनाया था कि मेरी सहेलियां तो कह रही थी अब से हर हफ्ते आपके हाथ का खाना खाने के लिए घर आएंगी। अरे आपके हाथ में तो जादू है, इतनी सी देर में इतनी सारी स्वादिष्ट चीज बनाकर रख दी। मैं तो फैन हो गई हूँ भाभी आपकी, और सबसे बड़ी बात, आपने जो मेरे लिए और मेरी सहेलियों के लिए किया ना, उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं कम है। अरे भाई तुम ये बात बात पर पैर क्यों पकड़ लेती हो, और तुम्हें तो मैंने अपनी छोटी बहन समझा है, तुम सीधा गले मिला करो ना, ये पैर बार बार मत पकड़ा करो। और मुझे ना सच में बहुत खुशी हुई तुम्हारे और तुम्हारी सहेलियों के लिए ये सब बनाकर। मेनका ने तारीफ कर करके नंदनी को पेड़ पर बिठा दिया था, जिससे अब उसे सही और गलत के बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। नंदनी को यही लग रहा था कि मेनका वाकई में उसकी बहुत इज्जत करती है और उसके हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे उसने अपनी सहेलियों से इसके बारे में क्या कहा था।